हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो हम फिर से शुरू करने वाले हैं जो राजस्थान के इतिहास एवं परिचय चैप्टर फर्स्ट है क्लास 10 का। तो उसके कुछ जो पहले चैप्टर के कुछ मैटर जो अपना बच गया था उसको शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं राणा उदय सिंह से। उससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो राणा उदय सिंह, ठीक है। राणा उदय सिंह राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नादय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया था। यही मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक। तो पूछे उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो कुंभलगढ़ के किले में हुआ। और यहीं प्रताप का भी जन्म होगा, जब हम आगे पढ़ेंगे। उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। यहाँ उसने, अगर अपनी बात करेंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं, अच्छा दिखेगा। ठीक है। यहाँ उसने उदय सागर झील तथा मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण भी करवाया। ठीक है। उदय सिंह से उदय सागर झील बन गई और मोती मगरी आपको याद रखना पड़ेगा। ये सुंदर महलों का निर्माण करवाया। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का जो भार था वो जयमल और फत्ता नामक अपने दो सेना नायकों को सौंप कर पहाड़ियों में चला गया। किले की रक्षा के दौरान जयमल व फत्ता जो थे वो वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर ने जयमल फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई। ठीक है। आगे अपन बात करते हैं महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप की अगर बात करेंगे तो 9 मई 1540 को 9 मई 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप। कुंभलगढ़ में जन्म हुआ 1572 ईस्वी में प्रताप का। ठीक है। और उसके बाद में अगर अपने बात करें, और ठीक है, अब महाराणा प्रताप थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब जैसे अपने पढ़ रहे हैं 1572 में मेवाड़ के शासक बने महाराणा प्रताप। तो जो महाराणा प्रताप है, महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने दो मार्ग थे, या तो वह अकबर की दीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताए, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसने अनेक कष्ट उठाने पड़े थे। फिर भी प्रताप ने दूसरा विकल्प संघर्ष को चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया जो सदैव देश की रक्षा के लिए उदित रहे। प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनके सम्मान को बढ़ाया। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उसने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कहाँ कर लिया, कुंभलगढ़, जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। अकबर किसी भी तरह से, अगर अपने बात करेंगे तो अकबर जो है वो किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था। ये तो आप खुद जानते हैं कि मुगलों को जो है वो किसी भी तरीके से अपने जो मेवाड़ है वो चाहिए था। ठीक है। तो अगर अपने बात करेंगे आगे, तो आगे चलते हैं। वो आते उसने समझौते के प्रयास किए। उसने 1572 से लेकर 76 यानी 4 वर्ष के मध्य उसने 4 शिष्टमंडल, जलाल खां, मान सिंह, बवानदा से, टोटल में ये ध्यान रखना JMBT, ये ध्यान रखना ट्रिक है इसकी, JMBT, और ये याद करना बहुत ज़रूरी है। और मगर महाराणा ने संधि करने में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई, अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1576 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा। वहीं उसने मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। ठीक है। आगे अपने बात करते हैं 18 जून 1576 को। ठीक है। 18 जून 1576 ईस्वी को कन्नौज के पास जो मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ। इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तो 18 जून 1576 को खमनोर हल्दी घाटी में युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति जो अमेर का मान सिंह था, जबकि प्रताप की सेना का हरावल यानी जो मुख्य सेनापति था, जो अग्रिम दस्ता संभाल रहा था, वो था हकीम का सूरी। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर चाला बीता ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया और प्रताप को युद्धभूमि से दूर भेज दिया। यह युद्ध अनिर्णायक रहा क्योंकि प्रताप पकड़ा नहीं गया और न ही मारा गया। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं इस युद्ध को जो अबुल फजल है उसने कौन सा दिया था, खमनौर का युद्ध का। बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा और जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए दावा करना शुरू किया। अब आगे बात करते हैं 1576 से 85 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अनेक अभियान भेजे, किंतु अधिक सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1580 में
अचानक शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खाने खाना और अब्दुल रहीम खाने खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया। इस संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर प्रताप ने मुगल महिलाओं को ससम्मान सुरक्षित भिजवाने का आदेश दिए। नारी सम्मान की जो भारतीय परंपरा रही है उसका ये अनुपम उदाहरण है। 1582 में दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण के समय कुंवर अमर सिंह ने वहां पर तैनात मुगल अधिकारी सुल्तान खां को भाले के एक ही वार से परलोक पहुंचा दिया। दिवेर की विजय के बाद इस पर्वतीय भाग पर प्रताप का अधिकार हो गया और एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की बहुत बड़ी सफलता थी। यही कारण था कि कर्नल टोड ने दिवेर को कौन सा कहा था, मेवाड़ का मैराथन कहा था। ठीक है, जहाँ पर अमर सिंह ने वहाँ के जो शासक थे दिवेर पर उसको अधिकार सुल्तान खां को भाले के वार से ही मार दिया था। आगे बात करेंगे अपने 1585 ईस्वी के बाद। ठीक है, 1585 ईस्वी के बाद अकबर जो था मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका। 85 से 97 ईस्वी के बीच प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पूर्ण अधिकार कर लिया। चावंड को अपनी राजधानी बनाया और राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई। चावंड के पास बारौली में इसकी क्या लगाई गई है, अंतिम संस्कार, और वहीं इसकी छतरी भी बनी हुई है। कर्नल टोड लिखते हैं कि आल्प्स पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपोली और दिवेर मेवाड़ का क्या था, मैराथन। ध्यान रखना, हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा जाता है और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। उसके बाद जो उसका पुत्र राणा अमर सिंह आया, उसकी बात करेंगे। राणा अमर सिंह 1597 जैसे उसकी मृत्यु होती है तो उसका राज्यकाल शुरू हो जाता है अमर सिंह का। अमर सिंह 1597 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। शासक बनने के उपरांत उसे मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शाहजादा खुर्रम जो शाहजहाँ को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। उसने मेवाड़ में लूटमार एवं आगजनी द्वारा, ध्यान रखेंगे, आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। ठीक है, और मेवाड़ के सामंत युद्धों से उब गए थे और उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थी। अतः उन्होंने कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से संधि की स्वीकृति देनी पड़ी। और उसके बाद अपनी बात करेंगे फरवरी 1615 में। ठीक है, फरवरी 1615 में संधि हुई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है। फरवरी 1615 में मुगलों से संधि होती है और करने वाला कौन था, कुंवर अमर सिंह। और चित्तौड़ पुणे मेवाड़ को लौटा दिया गया मगर उसकी मरम्मत जो नहीं की जा सकती थी ये उसकी शर्त थी। इस प्रकार विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ। राणा अमर सिंह अपने इस कार्य से स्वयं खुश न था और उसने स्वयं को राजकार्य से विरक्त कर लिया। जहांगीर के जीवन की यही एक बड़ी सफलता मानी जाती है। अब अगर अपना एक बात करेंगे महाराणा राज सिंह। ठीक है, महाराणा राज सिंह 1652 से लेकर 80 तक उसका काल था। राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय किया, लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 ईस्वी की जो मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों हैं के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सेना के साथ सदुल्ला खां को भेजा। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से हटा लिया। मुगल सेना कंगूरे व बुर्ज गिराकर लौट गई। 1658 ईस्वी में मुगल शाहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था। अतः महाराणा टाल मटोल करता रहा। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में तो उसके संबंध राज सिंह से अच्छे थे। औरंगजेब ने उसे 6,000 जात सवार का मंत्र भी प्रदान किया, किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी जब चारुमती आई तो जिसका औरंगजेब से होने वाला था से विवाह करके राज सिंह ने 1660 ईस्वी में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। इसके बाद 1679 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध भी किया। कब, 1679 में, ध्यान रखना। ठीक है, और मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने किसका साथ दिया था, मुगलों का ना देकर राठौड़ों का साथ दिया। ठीक है, 1680 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु होगी। तो मेन तो चारुमती का विवाह और इसलिए इसके संबंध खराब हो गया आगे। उसके बाद बात करते हैं अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोकर राजमहल झील का निर्माण भी करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है। राजमहल झील का निर्माण किसने करवाया, तो राज सिंह ने करवाया। और उसने क्या किया, गोमती नदी के पानी को रोका, गोमती नदी के पानी को रोककर राजमहल झील का निर्माण करवाया। तथा इस झील के उत्तरी किनारे पर 9 चौकी नामक जो स्थान है उस पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया। संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई थी और यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है और इस संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। तो राज सिंह ने सबसे पहले ध्यान रखना गोमती नदी के पानी को रोका। किस कौन सी नदी पर यह बनाया था, राजमहल झील बनाई है, तो गोमती नदी, मोस्ट फैक्ट ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पर जो किनारे पर कौन सी 9 चौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति, राज सिंह राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखित है
और किसके द्वारा ये रचना की गई? रणछोड़ भट्ट द्वारा इसकी रचना की गई, ध्यान रखना। राज प्रशस्ति शिलालेख की, और ये 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। ये संसार का सबसे बड़ा शिलालेख है। आगे अब अपने आता है मारवाड़। मारवाड़ का राठौड़ वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन होता है उसको, जो नोटिफिकेशन वाला उसको ऑन कर ले, ताकि जैसे कोई वीडियो आएगी तो आपके पास आएगी। और हम सारी 10th क्लास की बुक, 9th क्लास की बुक, उसके अलावा अदर भी जो जीके की हमारी बुक्स लगती रहेंगी टेस्ट के दौरान, वो आपको करवाते रहेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा। अब अपने पढ़ते हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में। तो मारवाड़ का राठौड़ वंश है इस वंश के प्रतापी शासक। जिस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के घुइलों के शासन में मेवाड़ और वागड़ प्रांत में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में राठौड़ों के राज्य स्थापित हुए। राठौड़ों की उत्पत्ति का विषय तो विवादास्पद है। विभिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। किसकी संतान है? हिरण्यकश्यप की। जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें राजा विश्वतमान के पुत्र, ठीक है, विश्वतमान के 2 मिनट इसको थोड़ा, विश्वतमान के पुत्र राजा, विश्वतमान के जो पुत्र है राजा वृद्धबल से पैदा होना लिखा है। दयालदास ने इन्हें सूर्यवंशीय माना है, ध्यान रखना, और इन्हें ब्राह्मण बलराव की संतान बताया। तो सूर्यवंशी किसने माना है? राठौड़ों को, दयालदास ने। और इन्हें किसकी संतान बताया? बलराव की संतान बताया। नैनसी ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया। नैनसी ने और कर्नल टोड ने राठौड़ों को वंशावलियों के आधार पर सूर्यवंशी माना है। दयालदास और कर्नल टोड दोनों ने सूर्यवंशी माना है। आगे बात अपने करेंगे, और बने रहिएगा वीडियो में, आपको हर छोटी छोटी जो भी है लाइन टू लाइन बताते रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी मत पर एक राय नहीं है, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते हैं। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध है। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष या आदि पुरुष सिया था, ध्यान रखना। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष या आदि पुरुष पूछे को था, सिया था, जिसे कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। राव सिया केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाया। सिया ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। तो राव सिया जो था उसने, राव सिया केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाया। सिया ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया, ठीक है, राव सिया। तो राठौड़ राज्य की स्थापना किसने की? राव सिया ने। अब उसके बाद राव चुंडा। अपने साहस और कूटनीति से राव चुंडा ने मंडोर पर अधिकार किया। 1394 से लेकर 1423 ईस्वी का उसका कार्यकाल रहा। इसने मंडोर को राठौड़ की राजधानी बनाया। मंडोर को क्या बनाया? राठौड़ों की राजधानी बनाया। मंडोर पर अधिकार के बाद इसने आसपास के क्षेत्रों खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नडोल आदि पर भी अधिकार कर लिया। पुगल के बाटियों द्वारा धोखे से 1423 ईस्वी में ये मारा गया। उसकी पत्नी चांद कंवर ने, किसकी? राव चुंडा की पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण करवाया, ध्यान रखना। और उसके बाद आता है राव रणमल। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने के नाराज होकर मेवाड़ चला गया था। इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह जो राणा लाखा से कर दिया। यह विवाह रणमल ने इसी शर्त पर किया था कि हंसाबाई का पुत्र लाखा को उत्तराधिकारी होगा, जो मोकल बना था। अपने भांजे मोकल के मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव बढ़ गया, और रणमल की 1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका बारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा हत्या कर दी गई, ठीक है। तो मेनली मेवाड़ पर ज़्यादा रहा मारवाड़ की जगह। अब राव जोधा की बात करते हैं। राव जोधा 1438 से लेकर 89 तक इसका कार्यकाल रहा। राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था। राव रणमल का पुत्र राव जोधा हुआ। 1438 में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद उसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया। 1453 ईस्वी में वह मंडोर जीतने में सफल रहा। उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया। उसने 1459 में जोधपुर नगर, इंपॉर्टेंट है, 1459 में जोधपुर नगर रावजोधन ने बसाया था। उसने अपनी राजधानी भी बनाई से। रावजोधन ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया, जिसे मेहरानगढ़ कहते हैं। रावजोधन ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की एक सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा रावजोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। तो प्रथम प्रतापी शासक पूछे तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक माना गया। आगे अपनी बात करते हैं राव मालदेव, ठीक है। और अपनी बात करते हैं राव मालदेव की। तो राव मालदेव 1531 से 62 ईस्वी कार्यकाल रहा। इसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। जबकि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक इसका पिता राव गांगा था, ठीक है। इसने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की।
और 1536 में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे से विवाह भी किया, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस घटना का कारण यह था कि मालदेव का ससुर व उमादे का पिता राव लूणकरण मालदेव की हत्या करवाना चाहता था। इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी। इस घटना के बाद मालदेव व उमादे के संबंध बिगड़ गए। वह रूठ कर अजमेर के तारागढ़ में रही। वह इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह रूठ कर कहाँ गई? अजमेर के तारागढ़ में रही और इतिहास में क्या बनी? रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मालदेव ने मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव जेतसी पर आक्रमण कर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। वीरमदेव व राव जेतसी शेरशाह की शरण में चले गए और 1539 ईस्वी में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर बदर भटक रहा था। तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा। 1543-44 ईस्वी में मालदेव को शेरशाह सूरी 43-44 में जो मालदेव है उसको शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। शेरशाह की धूर्तता ने मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। मगर उसके सेनापतियों जेता और कूपा ने जनवरी 1544 में गिरिसुमेल में शेरशाह से युद्ध किया था। ठीक है, और वीरंगत प्राप्त हुआ था। गिरिसुमेल का युद्ध 1544 जनवरी में हुआ, जिसमें मालदेव को शेरशाह का आक्रमण का सामना करना पड़ा और उनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के बादशाहत खो देता। तो ये इस तरीके से चला। मालदेव सेनापति जेता और कूपा ने उसको मजबूर कर दिया। इस तरीके का युद्ध लड़ा। ठीक है, आगे बात करते हैं। शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी के बाद मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलौदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालौर और मेड़ता पर अपने अधिकार कर लिया। और अपनी बात करते हैं 1562 में मालदेव की मृत्यु हो गई। रावचंद्र सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है। राव मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर उसे राज्य से निर्वासित कर दिया। अपने दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव खुश न था, अतः उसे भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। अंततः चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी बना, जो उसका तीसरा पुत्र था। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। 1564 ईस्वी में राम सहायता लेने अकबर की शरण में चला गया और अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। 1570 में अकबर के नागौर दरबार, ये भी इंपॉर्टेंट है। नागौर दरबार अकबर का कब लगा? 1570 ईस्वी में लगा। चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति के आशा से नागौर पहुंचा। जो अकबर है, अकबर का उसके भाइयों राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देखकर किसके भाइयों? चंद्रसेन, उसने नागौर छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता चुना। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। उसके बाद अपनी बात करते हैं 1564 में। 1564 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय तो बादाजून में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया, परंतु जब मुगल सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो वहां से हटकर उसने सिवाड़ा में अपना मोर्चा बनाया। सिवाड़ा का गढ़ और पहाड़ी भाग दुर्गम थे। वहां जब चंद्रसेन का पता न लगा तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। रावल, सुखराज, सूचा तथा देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। मुगल सेनाओं ने इन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा। इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाड़ा में मुगल शक्ति लगा दी गई, जिससे तंग आकर वह रामपुरा के पहाड़ों में चला गया। वह यह जानकर कि मुगलों की छोटी सेना के लिए इतने विस्तृत पहाड़ी प्रदेश को घेरना कठिन था, बादशाह ने सेना में वृद्धि कर दी। फिर भी चंद्रसेन हाथ न आ सका। सिवाड़ा से निकलकर चंद्रसेन पिपलोद और वहां से कानूड़ा के पहाड़ों में चला गया और आसपास लूट खसोट आरंभ कर दी। इस नीति से मारवाड़ में लोग अप्रसन्न हो गए। ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़कर सिरोही और फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शरण लेने के लिए फिर भी मुगल सेना ने उसका पीछा न छोड़ा। इस प्रकार निरंतर मुगलों से चंद्रसेन संघर्ष करता रहा और 1581 में अपनी मृत्यु तक इसे जारी रखा। विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की थी। चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से किसने की है? तो पूछ सकते हैं। चंद्रसेन की तुलना पहले तो महाराणा प्रताप से की गई है और किसने करी है? विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने।
जिसे उसी के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों में भटकने के बाद भी मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मोटा राजा उदय सिंह। अब मोटा राजा उदय सिंह की अगर अपनी बात करेंगे तो 1581 से मोटा राजा जो उदय सिंह है 1583 से 95 ईस्वी, 1581 से 83 ईस्वी के मध्य मारवाड़ खालसा सीधे केंद्र के अधीन था। 1583 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया। यह चंद्रसेन का भाई था। उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जोधाबाई, यानी अपनी पुत्री जो जोधाबाई जिसे क्या बोलते हैं जगत गोसाई बोलते हैं, का विवाह जहांगीर के साथ किया। खुर्रम जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 मनसबदार बनाया गया था। महाराणा जसवंत सिंह प्रथम की बात करते हैं। राजा जसवंत सिंह प्रथम 1638 से 78 ईस्वी। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। अपने पिता गज सिंह के स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में था। गज सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही बादशाह शाहजहाँ के द्वारा उसे आगरा पहुंचने का निमंत्रण भी मिला। वहां पहुंचने पर शाही तौर से उसे टीका दिया गया और खिल्लत, जड़ाऊ, जमदर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया गया। इसी अवसर पर उसे राजा खिताब, चार जातस्वर का मनसब भी प्रदान किया गया। चूंकि उसकी आयु उस समय 11 वर्ष की थी, बादशाह ने अशोक ठाकुर राज सिंह कुपवत को 1000 जातस्वर देकर मंजूर था। तो ये देख सकते हैं, खास तो है नहीं इसमें। ठीक है, और 1645 ईस्वी में से आगरा का प्रबंध सौंपा गया और कंधार अभियान पर गया। और ठीक है, और कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। धर्मत औरंगजेब के विरुद्ध जो धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया था इसने, जो 1657-58 में चला था। जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी रानी ने, ये इंपॉर्टेंट है, जसवंत सिंह जब जोधपुर पहुंचा तो उसकी उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और कहलवा भेजा कि जो राजपूत या तो युद्ध से विजय लौटते हैं या वहाँ मार मिलते हैं, तो महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते। यह कहकर वह सती होने की तैयारी करने लगे। अंत में रानी की माँ के समझाने और जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने पर द्वार खोले गए। इसकी सत्यता पर संदेह किया जाता है, किंतु इस कथा को श्यामल ने मान्यता दी है। और 5 जनवरी को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वह शाही दे ढूंढ कर जोधपुर रवाना हो गया। बाद में जयसिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल औरंगजेब के बीच मनमुटाव कम हो गया। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय के विद्वानों में सूरत मिश्र, नरहरिदास, ठीक है, बनारसी दास और आदि थे। मनोत नैणसी उसका मंत्री था। तो पूछ सकते हैं कि मनोत नैणसी किसका मंत्री था, तो महाराजा जसवंत सिंह का। नैणसी ने नैणसी दी ख्यात मारवाड़ रापक ने विगत नामक ग्रंथों की रचना भी की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपने। अब बीकानेर के राठौड़ वंश एवं इसके वंश के प्रतापी शासक। तो बीकानेर की अगर बात करें तो आता है राव लूणकरण। सबसे पहले राव बीका आता है। बीका मारवाड़ के शासक राव चौदह का पुत्र था। अपने पिता के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर 1465 में वह जंगा प्रदेश में आ गया और किंवदंती है कि करनी माता की कृपा से उसे नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। एक दूसरी मान्यता के अनुसार जंगल प्रदेश को बीका व जाट सरदार नरों ने मिलकर जीता। दोनों के नाम पर इसे बीकानेर कहा गया। भाटी को मचौहान, खींचों, कामखानी आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया। मुगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह कर उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया। 1488 ईस्वी में उसने बीकानेर की स्थापना कर उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। इसने देशनोक में करनी माता के मूल मंदिर का भी निर्माण करवाया। अब बात करते हैं राव लूणकरण। ठीक है, तो राव लूणकरण की अपनी बात करते हैं। तो राव लूणकरण जो 1505 से 1526 ईस्वी। राव लूणकरण राव बीका का छोटा पुत्र था। इसने नागौर के शासक महमूद खां को हराया। यह 1526 ईस्वी में डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभिमीरा से लड़ता हुआ मारा गया। तो 1526 में होता डोसी का युद्ध, जिसमें नारनौल का नवाब था अभिमीरा, उससे लड़ता हुआ कौन मारा गया, राव बीका। ठीक, उसके बाद अपने बात करते हैं जो बिट्टू सुजा, उसने अपने ग्रंथ रावजेत सिरोछंद में से कलयुग का कर्ण, तो राव लूणकरण को पूछ सकते हैं कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है, तो राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया। और किसने कहा है, बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ में कहा है। कर चंद्र वंशोत्कीर्तनम काव्य नामक ग्रंथ में इसकी दानशीलता की तुलना किससे की गई है, कर्ण से की गई है।
लूणकरण सर जो झील का निर्माता भी इसे स्वीकार किया जाता है। अब बात करते हैं रावजेत सिंह। रावजेत सिंह के अगर अपनी बात करते हैं तो जेत सिंह ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान हुमायूं के भाई को पराजित किया। इस युद्ध का वर्णन बिट्टू सूजा ने अपने ग्रंथ रावजेत सिरुछन में किया। तो ग्रंथ कौन सा? बिट्टू सूजा ने अपने ग्रंथ रावजेत सिरुछन में किया। इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने भेजा। वह सहायता आने से पूर्व ही 1541 ईस्वी में साहेबा या अपने कह सकते हैं पाहेबा जो जोधपुर के युद्ध में रावजेत सिंह मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं राव कल्याणमल। राव कल्याणमल की अगर बात करते हैं तो कल्याणमल ने खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ वे राणा सांगा की ओर से भाग लिया। कल्याणमल ने 1544 में गिरीश मेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया था। तो वही बात, इसने पटनेर के किले पर अधिकार किया। राव कल्याणमल ने 1517 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था। ये इंपॉर्टेंट है। राठौड़ शासक कौन था जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की थी? तो कल्याणमल। और मेवाड़ का कौन सा था? अमर सिंह था। और आगे जब आपने पढ़ेंगे जयपुर के शासक पढ़ेंगे, कछवा शासक आमेर का, तो फिर अपने पढ़ेंगे भानसिंह, बारमल, राजा बारमल। ठीक है, कल्याणमल के दो पुत्र थे, राय सिंह व पृथ्वीराज। राय सिंह को अकबर ने 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। वहीं उसका दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि, ये पूछ सकता है अकबर का दरबारी कवि था पृथ्वीराज, जिसने वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ रचना की। उसके बाद आता है राव राय सिंह। यह 1570 ईस्वी के अकबर के नागौर दरबार के समय, ध्यान रखना 1570 ईस्वी में जब अकबर का नागौर दरबार हुआ था उस समय मुगल सेना में उपस्थित हुआ था। ठीक है, और वह सम्मिलित हुआ और इसने अकबर के गुजरात अभियान व कंधार अभियान में वीरता भी दिखाई। अकबर ने 1572 में से जोधपुर का प्रशासन की अपने पढ़ लिया और 74 में से महाराजा धिराज की उपाधि मिली। किसकी उपाधि मिली? महाराजा धिराज की। ठीक है, महाराजा धिराज की उपाधि मिली। और इसने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया राय सिंह ने। और जयमल भत्ता की पाषाण मूर्ति उसने किले के बाहर लगवाई और एक प्रशस्ति भी लिखवाई, राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। इसके समय बीसी का कांड पड़ा जिसे निपटने में तो उसने बहुत खर्च किया था। मुंशी देवी प्रसाद ने से राजपूतों ने का कर्ण क्यों कहा कि इसके समय जब अकाल पड़ा तो इसने बहुत सारे पैसे लगाए, बहुत खर्च भी किया, तो इसलिए मुंशी देवी प्रसाद ने से राजपूताने का क्या कहा है? कर्ण की संज्ञा दी। तो आगे मैंने बात करेंगे राव कर्ण सिंह। ठीक है, राव कर्ण सिंह की बात करेंगे। कर्ण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जखनी गांव के सीमा विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध 1642-44 ईस्वी में हुआ, जो मतीरे की राड के नाम से प्रसिद्ध है। मतीरे की राड में कौन कौन था? राव कर्ण सिंह, तो जो था अपने मारवाड़ का राव कर्ण सिंह, और नागौर के शासक अमर सिंह। कर्ण सिंह बीकानेर का था और नागौर का था अमर सिंह। 1642 से लेकर 44 के बीच युद्ध चला, इसे बोलते हैं मतीरे की राड। मुगल उत्तराधिकार युद्ध के समय कर्ण सिंह तटस्थ कर्ण सिंह मलाडी की राह में जगह पर, मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर अपने पुत्र पद्म सिंह ने केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायता भेजा। औरंगजेब के शासक बनने के उपरांत वह उसकी सेवा में चला गया। चिंतामणि भट्ट का ग्रंथ है सुख सप्तपदी में कर्ण सिंह को जंगल दरबासा, इंपॉर्टेंट है। चिंतामणि के ग्रंथ सुख सप्तपदी में कर्ण सिंह को क्या कहा गया है? तो कर्ण सिंह को जंगल दरबासा कहा गया। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विधान, ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भी कर्ण सिंह ने जो तो है वो साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे। चिंतामणि भट्ट का ग्रंथ है सुख सप्तपदी, इसमें कर्ण सिंह को क्या कहा गया? जंगल दरबासा कहा गया। उसके अलावा कर्ण सिंह ने मथुरा की राड लड़ी थी। राय सिंह को राजपुताने का क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है। और कर्ण सिंह को जंगल दरबासा बोला जाता है। और कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखा। आगे बात करते हैं। अब आते हैं शाकंभरी के चौहान है इस वंश के प्रतापी। तो शाकंभरी के जो चौहान है वो इस वंश के जो प्रतापी शासक है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और अगली वीडियो में हम ये कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। और कोई भी किसी चीज़ की कमी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।